हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने कहाँ तक पढ़ लिया था? लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डी ब्लॉक एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख लिया था। आई होप सो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर लिया हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। अब हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहाँ पर डी ब्लॉक में सबसे इंपॉर्टेंट चीज एटॉमिक प्रॉपर्टीज। एटॉमिक प्रॉपर्टीज स्टार्ट करता हूँ बच्चों में, फिर मैं आप लोगों को इसके क्वेश्चंस भी लिखवाऊंगा। एटॉमिक प्रॉपर्टीज, एटॉमिक प्रॉपर्टीज। तो एटॉमिक प्रॉपर्टीज में सबसे पहला हमारा क्या होगा बच्चों? पहला होगा एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई। अब बताओ एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई आपका क्या होगा बच्चों? आप लोगों को पता है, यहां पर आप लोगों को वेरिएशन देखना है। यहां पर आप लोगों को क्या देखना है बच्चों? वेरिएशन देखना है। तो देख लेते एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई। देखो, साइंस टीचर विनीता, ये मैं 3D सीरीज के लिए बता रहा हूं। ये मैं किसके लिए बता रहा हूं बच्चों? 3D सीरीज के लिए। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, अब इसमें समझना है कि किस तरीके से हम इसको ध्यान रखेंगे। समझना, यहां पर यहां से यहां जाएंगे तो आपकी साइज घटेगी, इन तीनों की साइज एवरेज हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी, एवरेज अप्रोक्सीमेट इक्वल होगी। और यहां से यहां फिर साइज आपकी बढ़नी स्टार्ट होगी। यहां से यहां जाएंगे फिर आपकी साइज बढ़नी स्टार्ट होगी। तो मतलब यहां पर क्या हुआ? ऐसा वेरिएशन क्यों आया? ऐसा वेरिएशन क्यों आया वो आपको समझना है। तो देखो बच्चों, साइज को दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। साइज को यहां पर आपके साइज इज अफेक्टेड बाय टू फैक्टर। साइज को दो फैक्टर इफेक्ट करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा कौन सा? जेड इफेक्टिव। सेकंड होता है हमारा शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट। अब देखो, जेड इफेक्टिव का मतलब क्या है? फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन। और यहां पर क्या बच्चों? शील्डिंग इफेक्ट का मतलब फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। अब देखो क्या होता है बच्चों, जब हम Sc से Mn की ओर जाते हैं तो हमारा क्या होगा बच्चों? फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन। अब फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन अगर हमारा ज्यादा होगा तो न्यूक्लियाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा। इसका मतलब साइज क्या होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। लेकिन यहां पर इस पॉइंट पर हमारा क्या होता है बच्चों? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इक्वल टू फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन, दोनों इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से यहां पर क्या होता है बच्चों? साइज अप्रोक्सीमेटली इक्वल हो जाते हैं। साइज अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाते हैं बच्चों? इक्वल हो जाया करते हैं। लेकिन यहां पर क्या होता है बच्चों? हमारा फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपके बढ़ जाते हैं। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपके इंक्रीज कर जाएगा फोर्स बिटवीन न्यूक्लियाई टू इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन फोर्स अगर आपका बढ़ेगा, इसका मतलब क्या होता है? रिपल्सिव पावर। इसका मतलब क्या होगा? रिपल्शन होगा। और यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। बात को ध्यान से समझना, यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो यहां रिपल्शन होगा, तो यहां पर रिपल्शन होने की वजह से साइज आपका कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर जाएगा, ग्रेजुअली इंक्रीज कर जाएगा। अब बात को ध्यान से समझना, अभी फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन और फोर्स बिटवीन यहां पर अचानक कैसे बढ़ रहा है? देखो, फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय ड्यू टू द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन will increase by due to the addition of electron in d orbital। मतलब d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन के एडिशन होने की वजह से आपका क्या हो रहा है बच्चों? फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका क्या होता जा रहा है बच्चों? कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है।
किस वजह से बढ़ता जा रहा है बच्चों? आपका यहाँ पर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन का एडिशन होता जा रहा है, इस वजह से आपका फोर्स बिटवीन इलेक्ट्रॉन टू इलेक्ट्रॉन आपका कंटिन्यूअस बढ़ता जा रहा है। ठीक है, आई होप सो कि अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये बातें थोड़ी ध्यान रखो। ठीक है, इसके बाद हमारा देखो सिमिलरली आपका 3D में भी चलेगा, सिमिलरली आपका 4D में भी चलेगा, यही ट्रेंड आपका 4D 3D सब में चलने वाला है। तो सिमिलर ट्रेंड विल बी फॉलो, सिमिलर ट्रेंड विल फॉलो इन 3D सीरीज एज वेल एज 4D एज वेल एज 5D सीरीज। ठीक है, सिमिलर ट्रेंड आपका फॉलो हो जाएगा, बस इस चीज को ध्यान रखो। नेक्स्ट, वैसे जनरली आपसे 3D का ही पूछा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अब मैं आपको बता देता हूं, ये तो हमारा किस में बात हुआ था बच्चों? इन पीरियड में, ये मैंने इन पीरियड वाला बात कर लिया था। अब मैं बात कर रहा हूं इन ग्रुप में। इन ग्रुप में, ग्रुप के अंदर क्या होता है, ग्रुप के अंदर कैसे वेरिएशन करेगा? अब देखो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो आपका क्या होता है, साइज बढ़ता है, नंबर ऑफ शेल बढ़ता है। ठीक है, इस तरीके से है। तो मैं आप लोगों को बताऊं, साइंस टीचर विनीता कपूर मन फे कोनी क्यों जान जलाती हो। ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, ये जरा नवाब मौत तक रू रहेगी, पढ़ाई आगे करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या होगा बच्चों आपका, ला हफ्ता वरना रे ओसामा से इधर पिटाई और होगी। ठीक है, इसके बाद आपका क्या होगा, इसके बाद आपका होगा ऐसे रफीक दा भाई सगे भाई पर हंसो मत दास रघुवीर के। अब देखो यहां पर क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा 3D सीरीज, ये आपका होगा 3D सीरीज, ये आपका होगा बच्चों यहाँ पर 4D सीरीज, ये आपका होगा यहाँ पर 5D सीरीज, और ये आपका होगा बच्चों यहाँ पर 6D सीरीज। ठीक है, ये इस तरीके से आपका सीरीज होगा। अब बात को ध्यान से समझना, इसको मैं लिख देता हूं। अब देखो यहां से यहां पर आपके 14 एलिमेंट निकलते थे, जो कि आपके किसके हुआ करते थे, एक्टिनोइड्स के। किसके? एक्टिनोइड्स, सॉरी लेंथेनोइड के। और यहां से आपके कौन से थे, एक्टिनोइड वाले थे। मैंने आपको ऐसा ही लिखवाया था, आई होप सो कि आपको याद होगा। आप इसी तरीके से मैंने आप लोगों को लिखवाया था। अब समझना बात, ये आधा मिटा रहा हूं मैं, क्यों मिटा रहा हूं वो बाद में मैं आपको बताऊंगा। अब देखो जनरली देखा गया तो क्या देखा गया, ये जर्कोनियम की साइज आपकी इक्वल होती है हॉफनियम से, हॉफनियम की साइज इक्वल होती है आरएफ से। ठीक है, जनरली हमारा क्या देखा गया, जनरली हमको क्या देखा गया बच्चों ग्रुप में, ये वाले ग्रुप को छोड़ के, इसको छोड़ के यहां से लिख देता हूं, यहां पर आपका यहां से मतलब फ्रॉम टाइटेनियम से लेके हम देख सकते हैं यहां तक। ठीक है, यहां तक देख सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है बच्चों कि जनरली क्या देखा गया, 4D सीरीज एलिमेंट का साइज आपके 5D सीरीज एलिमेंट के इक्वल है, 5D सीरीज एलिमेंट के इक्वल है, और आपके कौन से 6D सीरीज एलिमेंट के इक्वल है, 6D सीरीज आपके एलिमेंट के इक्वल है। जनरली आपका देखा गया। अब देखो 4D और 5D में साइज में क्या प्रॉब्लम होगा, तो समझते हैं। यहां पर साइज में यहां पर आपका क्या होता है बच्चों, यहां से यहां जाते तो ये 14 एलिमेंट आता है। ठीक है ना, 14 एलिमेंट आता है। तो यहां पर हम बोल सकते हैं इन 4D सीरीज एंड 5D सीरीज आपकी क्यों इक्वल होंगे समझना, 5D सीरीज। अब देखो यहां पर जैसे ही 5D में इसके आगे गया, तो यहां पर मैंने न्यूक्लियर मान लिया, और यहां पर मेरा कौन सा आया,
4f ऑर्बिटल, 4f ऑर्बिटल आएगा और इसके बाहर हमारा इलेक्ट्रॉन होगा किसका, d का इलेक्ट्रॉन होगा, d ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन होगा। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो यहां पर हम क्या लिखते हैं 4f14 6s2 5d2, देखो आप लोग 5d2 6s2 ये लिखते हो तुम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, थोड़ा देखो ध्यान से, 5d2 6s2 लिखते हो तो यहाँ पर जो d का इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों वो 4f का क्या होता है, शील्डिंग पावर। शील्डिंग पावर मतलब शील्ड करने की पावर कम होती है, तो ये ना d ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ऑफ d ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन को मतलब बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट ज्यादा कर लेता है, क्योंकि इसकी क्या होती है, पुअर शील्डिंग पावर होती है। क्या होती है, पुअर शील्डिंग पावर होती है। पुअर शील्डिंग पावर होगी तो ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपका क्या होता है बच्चों यहां पर, इसी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करूं, इसी तरीके से समझना, इसी तरीके से यहां पर अगर मैं बात करना चाहूं कि आपका 5d सीरीज एलिमेंट का 6d सीरीज एलिमेंट के इक्वल क्यों होता है, 6d सीरीज एलिमेंट के इक्वल क्यों होता है, ठीक है। 6d सीरीज एलिमेंट के इक्वल क्यों होता है, देखो अब मैं बताता हूं। अब देखो 5d का तो समझ में आ गया, अब 6d में भी यहां पर क्या है बच्चों 14 इलेक्ट्रॉन है, तो 6d में भी क्या होगा बच्चों, समझना यहां पर 6d में भी यहां पर आपका क्या होगा, आपका 60 नहीं, यहां पर 5f आपका होगा, ये आपका न्यूक्लियाई हो जाएगा। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे, अब इसका क्या होगा बच्चों, पुअर शील्डिंग पावर। अगेन इसका क्या होगा बच्चों, पुअर शील्डिंग पावर, और पुअर शील्डिंग पावर होने की वजह से जो ये आपका इलेक्ट्रॉन है वो अंदर की ओर ज्यादा इफेक्टिवली आएगा, अंदर की ओर क्या आ जाएगा बच्चों, ज्यादा इफेक्टिवली आ जाएगा। अब समझना ये वाला जो टर्म होता है 4d और 5d ये किसकी वजह से होता है, लेंथेनॉइड की वजह से, क्योंकि लेंथेनॉइड की वजह से हो रहा है तो इसको बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। और इसको क्या बोलते हैं बच्चों, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। यहां पर ये कौन सा होगा, एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, समझ में आया, ये हो जाएगा एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ध्यान से समझना एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन और लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है बच्चों। अब देखो यहां पर 4f में 14 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा भर गए, और एक्स्ट्रा 4f में 14 इलेक्ट्रॉन भरने की वजह से 4f का आपका क्या होता है, शील्डिंग आपका पुअर होता है। शील्डिंग आपका किसका सबसे ज्यादा होता है, s का, s के बाद p का, p के बाद d का, d के बाद f का। f का तो सबसे पुअर होता है, और सबसे पुअर शील्डिंग होने की वजह से जो ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर ज्यादा अच्छे से खींच लेगा, और ये 5f वाला है, 5f वाले भी अपने इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अच्छे से अपनी ओर खींच लेगा। तो यहां पर लेंथेनॉइड सीरीज में हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, इसलिए हम बोलेंगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, और यहां पर एक्टिनॉइड सीरीज की वजह से हो रहा है, इसलिए हम बोलेंगे एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। अब मुझे ये चीज बताओ कि 4f और 5f में आपका किसमें आपका शील्डिंग पावर कम होगा, तो शील्डिंग पावर आपका देखो 4f में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5f, तो 4f में आपका शील्डिंग पावर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू 5f। इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इसका मतलब ये है कि 5f में जब आपका शील्डिंग पावर कम है और 4f में आपका शील्डिंग पावर ज्यादा है, तो ये ज्यादा अच्छे से ये वाला खींचेगा, ये उतना अच्छे से नहीं खींच पाएगा। तो हम बोलेंगे यहां पर इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन is lesser than effect of actinoid contraction। मतलब दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन बड़ा होता है, आप लोगों को समझ में आ गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यहां पर दोनों में से कौन सा कॉन्ट्रैक्शन आप लोगों का बड़ा होता है, ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इज लेसर देन इफेक्ट ऑफ एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी इजी है। अब हम बात करते हैं बच्चों यहां पर, ये तो था हमारा एटॉमिक रेडियस, ठीक है जी, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब हम देख लेते हैं यहां पर आयोनिक रेडियस, ठीक है, आयोनिक रेडियस को समझ लेते हैं। तो आयोनिक रेडियस क्या होगा बच्चों,
सिमिलर है, सिंपल है, ठीक है। एटॉमिक रेडियाई और आयोनिक रेडियाई चल रहा था, एटॉमिक रेडियाई एंड आयोनिक रेडियाई, ठीक है। आयोनिक रेडियाई क्या होगा बच्चों हमारा, समझना है। तो आयोनिक रेडियाई क्या होगा कि देखो यहां पर समझना, देखो नंबर, अगर सेम मेटल होगा, सेम मेटल में, अगर आपका सेम मेटल में, सिमिलर मेटल में अगर आपका क्या बढ़े बेटा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज होगा, इसका मतलब उसका साइज क्या हो जाएगा बच्चों, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें से तो हम इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो साइज आपका डिक्रीज होना ही है। तो सबसे बड़ा साइज आपका किसका होगा, जिसका पॉजिटिव चार्ज आपका लेस होगा, सिंपल बात है। बट इन डिफरेंट मेटल, अगर मैं बात करूं कुछ दूसरे मेटल में, डिफरेंट मेटल में क्या होगा, जो आपका बट इन डिफरेंट मेटल एंड सिमिलर चार्ज मेटल डिफरेंट हो और चार्ज उसके ऊपर सिमिलर हो, सिमिलर चार्ज होंगे, देन एटॉमिक रेडियाई का जो ऑर्डर होगा वही आपका किसका हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट आयोनिक रेडियाई के। बस ये बात ध्यान रख लो, ये बात आप लोगों को ध्यान रखनी है। बस काफी इजी है, काफी सिंपल है, काफी इजी और काफी सिंपल बात मैंने बताई है आप लोगों को। आप लोग कोशिश करोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं बच्चों, बी पॉइंट। सेकंड पॉइंट हमारा क्या बोल रहा है, सेकंड पॉइंट देखो, एटॉमिक रेडियाई और वो आयोनिक रेडियाई आपका हो गया अच्छे से, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट से पहले एक चीज जान लो, देखो यहां पर 4 आयंस we have to remove electron in outermost shell, हमको outermost shell से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है, ठीक है। 4 आयन वी हैव टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम outermost shell, हमको outermost shell से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना पड़ता है। अब देखो यहां पर अगर मैंने पोटेशियम का बनाया तो पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4s2, ठीक है। इसके बाद अगर मैंने स्कैंडियम का लिखा तो 1s2, यहाँ पर 4s1 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d1, ठीक है। और टाइटेनियम का लिखा तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d2। क्या हो रहा है एक्चुअली, अब देखो जनरली आपका क्या होता है बच्चों, वो ऑफ लो से 3D का एनर्जी आपका क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है एज कंपेयर टू 4s का एनर्जी। अब क्या होता है जनरली समझना, जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ता है 19 20 21 22 23, ठीक है, जैसे जैसे आपका एनर्जी बढ़ेगा। अब देखो 3D का ग्राफ कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, ठीक है। 3D का ग्राफ आपका कुछ कैसा होगा बच्चों, ऐसा होगा, ठीक है। अब आपका 4s का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। 4s का ग्राफ कैसा हो जाएगा बच्चों आपका, कुछ ऐसा। अब ये बात समझो, यहां पर ये बात समझो, यहां से आपका क्या होता है बच्चों, पेनिट्रेशन इफेक्ट लगता है, और पेनिट्रेशन इफेक्ट लगने की वजह से ये आपका 4s का है, 4s यहां पर मैं ऑर्बिटल बना रहा हूं, यहां पर 3D। अब देखो 3D का एनर्जी आपका बढ़ गया किससे बेटा, 4s से। 3D का एनर्जी आपका बढ़ गया किससे बेटा, 4s से। ये आपका कौन सा कर्व है बच्चों, दोनों के दोनों आपके एनर्जी का कर्व है। अब देखो यहां पर जो 21 से पहले है, 21 से पहले आपका 3D
3D जनरली आपका वैसे कम ही होता है, लेकिन ड्यू टू द पेनिट्रेशन 3D का एनर्जी जनरली ज्यादा होता है। वो तो हमको हाफ बोर्ड ने बताया, ठीक है, n+l से। लेकिन ये क्यों होता है? ड्यू टू द पेनिट्रेशन। ड्यू टू द पेनिट्रेशन, अगर पेनिट्रेशन नहीं होगा तो 3D का एनर्जी भी कम होता है, ठीक है, 3D की एनर्जी भी हमारी कम होती है। इस पॉइंट को नोट डाल के लिख लो, इस पॉइंट को नोट डाल के लिख लो, आप लोग काम आएगा, ठीक है। वैसे यहां से आज तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आप लोग फिर भी ये याद रख लो। अब अगला टर्म है हमारा सेकंड पॉइंट, हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन का मतलब आप समझ गए होंगे बच्चों कि एटम में कन्वर्ट करना, ठीक है। किसी भी मेटल सॉलिड को आपको अगर मेटल आइसोलेटेड गैसेस एटम में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी उसी को हम क्या बोलेंगे? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब बताओ ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट कहां होगी? ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट कब होगी? जब यहां पर जो मेटल के बीच जो यहां मेटल सॉलिड है उसके बीच बॉन्डिंग ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो हम क्या बोलेंगे? यहां पर अगर मेटालिक बॉन्डिंग जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी, इसका मतलब उसके अंदर क्या होगा बच्चों? हीट ऑफ एटोमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन उतना ज्यादा होगा। और मेटालिक बॉन्डिंग किसके पर डिपेंड करेगी? अब ध्यान से एक ही बात समझो, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्डिंग आपकी बढ़ेगी। तो मेटालिक बॉन्डिंग किसके ऊपर डिपेंड करेगी? नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन आपका बढ़ेगा तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा, सुनना ध्यान से, मेटालिक बॉन्डिंग और नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, और जैसे जैसे आपका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी। और मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो आपकी क्या बढ़ेगा बच्चों? हीट ऑफ एटोमाइजेशन। हीट ऑफ एटोमाइजेशन, ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। अब देखो हीट ऑफ एटोमाइजेशन कब बढ़ेगा? जब यहां से यहां जाना मेरा मुश्किल होगा, यहां से यहां जाना मुश्किल होगा, तभी आपका वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना बच्चों यहां पर, तो अब देखो यहां पर आगे मैं बताता हूं, यहां पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन आप लोगों को समझ में आ गया होगा, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन वाला। अगर मैं बात करूं यहां पर कि पीरियड में, इन पीरियड में यहां से यहां जाएंगे तो D5 हो जाएगा और ये आपका D1 हो जाएगा, और यहां से यहां जाएंगे तो आपका D10 हो जाएगा और ये D6 हो जाएगा। अब यहां से यहां जा रहे तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, इसका मतलब आपका क्या होगा बच्चों? इसका मतलब यहां पर हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपका बढ़ेगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपका बढ़ेगा, ठीक है। जहां जहां आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा वहां बढ़ेगा। देन आफ्टर आपका क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। देन आफ्टर आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन क्या होगा बच्चों? डिक्रीज होगा। इस पॉइंट को ध्यान से समझो, हीट ऑफ एटोमाइजेशन आपका डिक्रीज होगा, यहां आपका इंक्रीज होगा। ये तो हो गया हमारा पीरियड में बात। अगर मैं बात करूं इन ग्रुप्स, ग्रुप में क्या होगा? ग्रुप में जब मैं डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा, टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों? टॉप टू बॉटम आप लोगों का क्या होगा? सिंपली समझना, टॉप टू बॉटम आपका क्या होगा? आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो आपका वो हीट ऑफ एटोमाइजेशन अपने आप बढ़ जाएगा। हीट ऑफ एटोमाइजेशन अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये बात आप लोग ध्यान रखो कि डाउन टू द ग्रुप जाते हैं तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, और मेटालिक कैरेक्टर बढ़ने के साथ ही आपका क्या हो जाता है बच्चों? हीट ऑफ एटोमाइजेशन भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो जनरली आपको हम बोलते हैं मेटालिक बॉन्डिंग भी आपकी किसके? मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगा तो मेटालिक कैरेक्टर आपका बढ़ेगा, ये बात ध्यान रखो, ठीक है। जनरली आप लोग जानते हो टॉप टू बॉटम जाते तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता है, ठीक है। ये काफी इजी था आपका हीट ऑफ एटोमाइजेशन। अब हम बात करते हैं डेंसिटी ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। तो डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी हम कैसे देखेंगे बच्चों? समझते काफी इजी है। डी ब्लॉक एलिमेंट की डेंसिटी, तो डेंसिटी समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, ऐसे ही आप लोग याद कर लो प्रॉपर्टी, देन आफ्टर प्रॉपर्टी पे बेसिस में क्वेश्चन लेने ही वाला हूं क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड डेंसिटी, तो डेंसिटी हमारा क्या होगा बच्चों? डेंसिटी हमारा क्या होता है?
डेंसिटी हम सिंपल बोल सकते हैं कि आपका यहाँ पर डेंस मतलब स्पेस ऑक्यूपेशन, स्पेस ऑक्यूपेशन इज कॉल्ड व्हाट, डेंसिटी। ठीक है, अब देखो अगर मैं टॉप टू बॉटम जाऊंगा तो क्या होगा बच्चों, आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। टॉप टू बॉटम जाएंगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। ठीक है, मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा, यहाँ पर टॉप टू बॉटम में मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। अब यहाँ पर डेंसिटी भी आपकी बढ़ेगी। यहाँ पर आपकी क्या बढ़ेगी बच्चों, यहाँ पर आपके टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपकी डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी बढ़ेगी। अब देखो डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी क्यों बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी, वो आपको समझना है। तो यहाँ पर डेंसिटी इसलिए बढ़ेगी कि आप लोग खुद समझ सकते हो यहाँ पर कि यहाँ पर डेंसिटी आपकी इसलिए बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पर लो एटॉमिक वॉल्यूम होगा, लो एटॉमिक वॉल्यूम होगा। क्या होगा, लो एटॉमिक वॉल्यूम, लो एटॉमिक वॉल्यूम। अब देखो सिंपल समझाता हूँ, सिंपल लैंग्वेज में मजा आ जाएगा। देखो डेंसिटी इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम। ठीक है, अब देखो जब भी मैं इलेक्ट्रॉन को भरूंगा वो मैं ऐसे भरूंगा, मैं पहले अंदर वाले भरता हूं ना, ये तो आपका 4 इसको बाहर अंदर वाले भरूंगा। जैसे 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 मैं यहां जाऊंगा, मैं इसका ऑर्डर बता देता हूं, टॉप लेफ्ट टू राइट। जैसे 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 मैं यहां जाऊंगा तो इलेक्ट्रॉन आपका अंदर वाले शेल में भरता जाऊंगा। अब इलेक्ट्रॉन अगर मैं अंदर वाले शेल में भरूंगा तो उसका एज कंपेयर टू बिफोर एटॉमिक वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहा, लेकिन डेंसिटी बढ़ गई ना, तो यहां से यहां जाते हैं तो आपका डेंसिटी बढ़ता है। ठीक है, डेंसिटी आपका बढ़ता है। ठीक है ना, मेटालिक कैरेक्टर नहीं, यहां से यहां जाएंगे तो आपका डेंसिटी बढ़ेगा लेफ्ट टू राइट, और टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आपका क्या बढ़ेगा बच्चों, डेंसिटी बढ़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। तो टॉप टू बॉटम में आपका डेंसिटी भी आपका हायर हो जाएगा। और सबसे ज्यादा हायर किसका होता है, ऑस्मियम का। सबसे ज्यादा हायर डेंसिटी किसका होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट में हाई डेंसिटी एलिमेंट आपका कौन सा बच्चों, ऑस्मियम है। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखो। थर्ड के बाद आपको कौन सा बच्चों, आपका फोर्थ आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। फोर्थ आपका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, अब बात समझना। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर। और यहां तक समझ में आ गया, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक कैरेक्टर एंड मेटालिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली क्या होता है, जितने आपके अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा आपके मेटालिक बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। तो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक बॉन्डिंग। अब आप समझ सकते हो यहाँ पर बहुत ही इजीली, यहाँ पर काफी इजीली आप लोग समझ सकते हो। अगर आपका मेटालिक बॉन्डिंग, अगर आपका नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है तो मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी, और मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगी तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और मेटालिक बॉन्डिंग आपका क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर होता है। मेटालिक बॉन्डिंग्स आर स्ट्रॉन्ग इन कैरेक्टर। मेटालिक बॉन्डिंग इज अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। मेटालिक बॉन्डिंग आपका क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। और स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होने की वजह से इसका क्या हो जाता है बच्चों, आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका बढ़ेगा। तो जितना ज्यादा आपका मेटालिक बॉन्डिंग होगा, मेटालिक बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, इस वजह से नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन जितना ज्यादा होगा उतना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगा। और जितना ज्यादा मेटालिक बॉन्डिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा। और मेटालिक कैरेक्टर जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, काफी इजी है। अब देखो इसी से रिलेटेड एक है बच्चों आपका Hg आपका लिक्विड होता है। आप लोगों को पता है ना, Hg आपका लिक्विड होता है। क्यों होता है Hg आपका लिक्विड, सिंपल समझना। d ऑर्बिटल में इसके 10 इलेक्ट्रॉन है। चेक करो आप लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके d ऑर्बिटल में 10 इलेक्ट्रॉन है। अब 10 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा बच्चों, अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर इलेक्ट्रॉन नॉट प्रेजेंट। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन जब आपका प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मतलब क्या होगा, जब इसमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ही नहीं है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। इसलिए ये आपका कौन से स्टेट में मिलेगा,
मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट आपका क्या होगा, लो होगा, इसलिए ये आपका लिक्विड स्टेट में मिलेगा। ये बात ध्यान रखो, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए आप लोग, काफी इजी है। इसके बाद हम चलते हैं बच्चों अगले पॉइंट पर, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम समझते हैं यहां पर, फोर्थ फिफ्थ, आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या होता है बच्चों, क्या होता है यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी आपका क्या होगा बच्चों, थोड़ा सा इस पर फोकस करते हैं। तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसेस मीडियम से मैंने अगर एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, यहां पर मैंने एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो हमारी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी यहाँ पर जो एक्सोथर्मिक, यहाँ पर जो डेल्टा एच नेगेटिव जो आपका एनर्जी निकलेगी, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों, यहाँ पर हम उसको बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पर हमको एनर्जी, ठीक है, रिलीज होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी, इसका मतलब क्या होगा बच्चों, वो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी। ये बात तो आप लोगों को कई बार मैंने लिखवा दिया, अब इस पॉइंट को समझना है। देखो आयोनाइजेशन एनर्जी सिंपली समझो आप लोग कि अगर मैं बात करूं डी ब्लॉक एलिमेंट में, तो आयोनाइजेशन एनर्जी जनरली क्या होता है, जनरली आपका क्या होता है, साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये बात आप लोग जानते हो, पहला पॉइंट, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप समझना, अगर मैं आयोनाइजेशन एनर्जी, अगर मैं टॉप टू बॉटम की बात करूं इन डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट समझना, इन डी ब्लॉक एलिमेंट, डी ब्लॉक एलिमेंट, इन डी ब्लॉक एलिमेंट when we move top to bottom, जब मैं टॉप टू बॉटम मूव करूंगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर देखो मैं आपको सिंपल बताता हूं, टाइटेनियम यहां पर बता देता हूं, 4D सीरीज, 4D नहीं 3D सीरीज, 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। अब बताओ यहां पर जो इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो ज्यादा होगी, इसकी कम होगी, इसकी कम होगी, ठीक है। जनरली आपके आयोनाइजेशन एनर्जी आपके देखो, आयोनाइजेशन एनर्जी इन 3D सीरीज आपकी ज्यादा होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी इन 4D सीरीज, ठीक है। लेकिन आपका क्या होगा, अब देखो 4D सीरीज का आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D सीरीज, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 6D सीरीज का ज्यादा हो जाएगा एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5D एज कंपेयर टू आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ 4D। ऐसा क्यों हुआ उस बात को समझते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि यहां पर आपका क्या आ गया, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन, और लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन आने की वजह से साइज आपका किसके, साइज आपका शील्डिंग इफेक्ट के, साइज आपका शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, शील्डिंग इफेक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और जेड इफेक्ट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो अगर अट्रैक्शन फोर्स होगा, अट्रैक्शन फोर्स हो रहा है, तो अट्रैक्शन फोर्स की वजह से साइज छोटी होगी, और साइज छोटी होगी तो उसका आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ जाएगा। तो यहां पर थोड़ा सा समझना, या फिर इसको ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दो, अप्रोक्सीमेट इक्वल हो जाता है, ठीक ना। क्यों होता है, क्योंकि आपके लेंथेनोइड और एक्टिनोइड का कॉन्ट्रैक्शन आपका होने की वजह से यहां पर इस तरीके से आपका होता है। ये जनरली आपसे पूछेगा नहीं, आप इसको इस तरीके से ध्यान रखो, ठीक है। ध्यान रखना टॉप टू बॉटम जा रहे तो क्या हो रहा है, 3D सीरीज का तो वैसे ही ज्यादा है 4D से, लेकिन 4D का और 5D का और 6D का अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है, क्योंकि यहां पर लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन आता है, क्योंकि यहां पर तो साइज भी इक्वल होता है। बस ये कहां नहीं लगेगा आपका, इन सब में नहीं लगेगा, सॉरी यहां पर नहीं लगेगा, यहां पर ये वाला रूल नहीं लगेगा, इन कॉर्नर वाले पे नहीं लगेगा, बाकी कॉर्नर वाले के अंदर लगता है लेंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन।
एक अंदर से स्टार्ट होता है लेंथ नोड कॉन्ट्रैक्शन। बात क्लियर है? कॉर्नर से एक अंदर की ओर स्टार्ट होगा। थोड़ा पीरियोडिक टेबल को ध्यान से रखिए आप लोग, ठीक है। यहां पर आगे टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब हम समझते हैं यहां पर वेरिएशन ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। तो थोड़ा सा देख लेते हैं यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी का वेरिएशन। अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, शुरुआत में आपका डी ब्लॉक एलिमेंट में साइज घट रहा है, तो जैसे जैसे अब देखो जनरली आपका क्या होता है बच्चों, अगर मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी आपकी इंक्रीज होगी, ठीक है। सबसे ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी आपका किसका होता है, पी ब्लॉक एलिमेंट का। उसके बाद आपका किसका होता है, डी ब्लॉक एलिमेंट का, और उसके बाद सबसे कम किसका होता है, एस ब्लॉक एलिमेंट का। ये बात ध्यान रखो। यहां पर क्या आएगा, एस ब्लॉक ही तो आएगा। यहां पर क्या आएगा, डी ब्लॉक एलिमेंट, और यहां पर क्या आएगा बच्चों आपका पी ब्लॉक एलिमेंट। ये हो गया बच्चों खत्म। इसके बाद पॉइंट वाली बात अभी आएगी कि अब समझना आयोनाइजेशन एनर्जी कैसे निकालते, ठीक है ना। अब हम इसमें कैसे निकालेंगे, देखो यहां पर देखो Cr से Cr+1 हम क्या बोलेंगे यहां पर आयोनाइजेशन। एग्जाम्पल समझो, यहां पर इसी का रोल है, यहां पर इसी का रोल है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चों, 3d5 इसका क्या होगा 3d5 अब ये क्या है बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है ना, हाफ फील्ड ऑर्बिटल हो गया बच्चों। यहां पर d5 हो गया तो हाफ फील्ड और ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल होने की वजह से ये आपका स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। और स्टेबल, अगर अनस्टेबल से स्टेबल जाते हैं तो वहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, इसकी लो होगी। कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ। काफी इजी है, काफी सिंपल है। अगर मैं पूछना चाहूं, आप देखो यहां पर Cr से Cr+1 Cr+2, अब देखो इसका क्या होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d5 यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी 1, यहां पर आयोनाइजेशन एनर्जी 2, यहां पर 3d5 और 4s0। अब बात समझो, ये तो आपका था अनस्टेबल, और यहां पर क्या है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब बात को ध्यान से समझना है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, और हाफ फील्ड ऑर्बिटल की आपकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। तो अब हाफ फील्ड ऑर्बिटल से जब मैं इलेक्ट्रॉन को निकालूंगा 3d5 4s0 तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हाफ फील्ड ऑर्बिटल आपका स्टेबल होगा, स्टेबल होगा तो इसकी एनर्जी आपकी ज्यादा होगी, और एनर्जी यहां पर स्टेबल होगा तो स्टेबल से इधर जाने में हमको एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो क्या होगा बच्चों, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आपका ज्यादा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के कंपैरिजन में। मतलब स्टेबल से उधर जाने में मुझको एनर्जी ज्यादा लगेगी ना, ज्यादा लगेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आपकी ज्यादा होगी, किससे, आयोनाइजेशन एनर्जी 1 के कंपैरिजन में। ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से लॉजिकली सोचिए, आ जाएगा अपने आप आपको। अगर मैं बात करूं इसमें एक और एग्जांपल देख लेते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं यहां पर Cu+1 Cu+2। अब देखो Cu का क्या होता है 3d10 4s1। अब यहां पर क्या हो गया 3d10 प्योर हो गया, और यहां पर क्या हो जाएगा 3d9। अब बताओ यहां पर IE1 है, यहां पर IE2 है। अब देखो ये पूरा कौन सा हो गया बच्चों, फुलफिल्ड वाला हो गया, और फुलफिल्ड होते ही क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका स्टेबल हो जाएगा। और फुलफिल्ड होते ही अगर ये आपका स्टेबल हो गया तो स्टेबल में क्या होता है बच्चों, स्टेबल में आपका क्या होता है बच्चों, यहां पर यहां से स्टेबल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होगा, तो इसीलिए यहां पर क्या हो जाएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी 2 आपकी ज्यादा हो जाएगी आयोनाइजेशन एनर्जी 1 से। बात क्लियर है। अगला एग्जांपल देख लेते बच्चों। अगला एग्जांपल हमारा क्या होगा बच्चों, यहां पर अगला एग्जांपल मैं लेता हूं बच्चों Fe से, ठीक है ना। Fe से Fe+1 Fe+2, ठीक है। अब बताओ यहां पर क्या होगा 3d6 4s2। अब एक इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहां पर 3d6 4s1, और 2 इलेक्ट्रॉन निकालो तो यहां पर आपका क्या हो जाएगा बच्चों 3d6
ठीक है, अब आप लोगों को बताना है कि इसमें एनर्जी का क्या रोल होगा, इसमें आपके एनर्जी का क्या रोल होगा। और यहां से निकाला एक मैंने Fe+3, तो यहां पर हो जाएगा 3d5। अब बताओ एनर्जी, ये हो जाएगा IE1, ये हो जाएगा IE2, ये हो जाएगा IE3। अब बताओ, अब इसमें आप लोगों को समझना है क्या समझना है कि यहां पर 3d6 से क्या बन रहा है, हाफ फील्ड बन रहा है। और हाफ फील्ड बन रहा है मतलब क्या बन रहा है बच्चों, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बन रहा है। तो ये आपका जल्दी बनेगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, लो हो जाएगा ना, मतलब इजीली बनेगा तो लो हो जाएगा। समझना बात को, अगर स्टेबल से अनस्टेबल जा रहा है तो हाई होता है, स्टेबल से अनस्टेबल जाते हैं तो क्या होता है बच्चों, हाई होता है। और अगर अनस्टेबल से स्टेबल जा रहे हैं तो वो क्या होता है, लो होता है, क्योंकि वो इजीली हो जाएगा, आपका इजीली ये वाला फिनोमिना प्रोसीड कर जाएगा। अब इस बात को समझो कि यहां पर इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला और यहां पर इससे मैंने इलेक्ट्रॉन निकाला। IE2 के लिए मैंने इससे इलेक्ट्रॉन निकाला और IE1 के लिए इससे इलेक्ट्रॉन निकाला। अब यहां पर हम देख लेंगे Fe और Fe+1 में चार्ज किसका छोटा होगा, साइज किसका छोटा होगा। तो आपको दिख रहा होगा कि साइज इसका बड़ा होगा, इसका छोटा होगा। छोटी साइज में निकालने पर ज्यादा एनर्जी लगती है एज कंपेयर टू IE1 से। तो अब हम क्या बोलेंगे, IE3 तो आपका लो है, IE3 तो आपका क्या है बच्चों, लो है। तो IE2 का आपका ज्यादा हो जाएगा, IE2 आपका ज्यादा हो जाएगा किससे, IE3 से। IE2 भी आपका ज्यादा हो जाएगा किससे बच्चों, IE2 से। ये बात ध्यान रखो, यहां पर IE2 आपका ज्यादा हो जाएगा किससे, IE3 से। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इसको हटा भी देंगे तो अब चलेगा, ठीक है। मैंने जिसके लिए लिया था वो आपको समझ में आ गया। अब देखो IE3 आपका लो क्यों है, लो होने का रीजन क्या है बच्चों, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में कन्वर्ट हो रहा है, हाफ फील्ड ऑर्बिटल कन्वर्ट इन हाफ फील्ड ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल में आपका कन्वर्ट हो रहा है, इसीलिए आपका इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी लो है। बस इतना आप लोग ध्यान से समझ लो। आई होप सो कि अब आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी था। आयोनाइजेशन एनर्जी तक मैंने आप लोगों को बता दिया। आप लोग एक बार एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को एक बार आयोनाइजेशन एनर्जी तक पढ़ लो, जो उसमें एक्सेप्शनल आपके क्वेश्चंस होंगे वो सारे मैं यहाँ डिस्कस कर लूंगा, ठीक है। डोंट वरी, आप लोगों को समझ में आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।